अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और वेलकम बैक टू पी फॉर प्रोग्रेस। और इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो फ़िज़िकल फार्मेसी का एक टॉपिक रियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वर्ड रियोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है और ये ड्राइव हुआ है रियो। और अगर हम इसको सेपरेट करके देखते हैं ना तो रियो का मतलब होता है हमारे पास टू फ्लो, और लोगोस जो है वो फर्दर मतलब लोगोस वर्ड होता है ना, जैसे लो जी ड्राइव हुआ, दैट इज़ टू स्टडी। तो जब भी हम लोग फ्लो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं रियोलॉजी। ठीक हो गया, दैट इज़ सिंपल। अब इसके बाद हमारे पास ये होता है ना कि थोड़ा डिफरेंट अफेक्ट होता है। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं लिक्विड पे और सॉलिड पे, तो ऑब्वियसली इनका जो स्टेट है वो डिफरेंट है। लिक्विड की स्टेट डिफरेंट है, सॉलिड की स्टेट डिफरेंट है। तो लिक्विड में हमारे पास स्ट्रेस के अप्लाई करने से ये होता है कि लिक्विड फ्लो करता है, और सॉलिड में क्या होता है जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से होती है डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये जो है ये सब कुछ हम लोग कहाँ स्टडी कर रहे हैं? रियोलॉजी में। सिंपल इज़ दैट, ये बहुत सिंपल है कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे लिक्विड पे तो वो फ्लो करता है, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सॉलिड पे तो उसमें क्या होती है? डिफॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। अब इसके अलावा ये जो टर्म है रियोलॉजी, इसको प्रपोज किया था बिंगम ने। तो ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ इन केस के अगर हमें जो है वो स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बिंगम ने रियोलॉजी वर्ड को प्रपोज किया था। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो बहुत सिंपल था। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास साइंस की ब्रांच है जिसमें जो कंसर्न है, इसका कंसर्न किस चीज़ के साथ है? फ्लो ऑफ लिक्विड के साथ और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड के साथ। यहाँ तक भी सिंपल था। इसके बाद होता क्या है हमारे पास कि बीइंग अ फार्मासिस्ट व्हाई देयर इज़ नीड टू स्टडी द फ्लो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक फार्मासिस्ट के लिए इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जब भी हम लोग कोई भी पेस्ट बना रहे होते हैं, हमें कोई भी मेडिसिन बनानी है, इन शॉर्ट मैं मेडिसिन लिख देती हूँ, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ठीक है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, अब बीइंग अ फार्मासिस्ट जब किसी भी पेस्ट की, किसी भी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखना, और उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको कैसा होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई लोशन बनाती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लिनिकल पर्पसेस के लिए कोई लोशन बनाया है। ठीक है, आई प्रिपेयर्ड अ लोशन। अब ये जो लोशन मैंने बनाया है ये मैंने इसलिए नहीं बनाया कि कंटेनर में रहेगा। मैंने इसको ऐसा बनाना है, इसकी विस्कोसिटी को, इसकी फ्लूइडिटी को मैंने इस तरीके से मेंटेन करना है कि ये फ्यूचर में कोई इसे यूज़ कर सके। इसको कंटेनर में नहीं रखना। इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को ऐसा होना चाहिए, इसकी विस्कोसिटी को, इसकी फ्लूइडिटी को ऐसा होना चाहिए कि ये ना सिर्फ कंटेनर से पोर आउट करने में, इसके बाद जब उसकी एप्लीकेशन होगी तो इसके बाद उस पर्सन की स्किन में और उसके एब्जॉर्प्शन और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी और फ्लो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट हमने कंटेनर में स्टोर नहीं करवाना, हमने उसको फ्यूचर में किसी के यूज़ के लिए बनाना है। तो इस वजह से फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को का पता होना एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है कि जब हम लोग ना जो एक चीज़ मैं इधर जो है वो क्या करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि फ़्लो प्रॉपर्टीज़ की डिपेंडेंस जो है वो एक स्ट्रेस के ऊपर होती है, और अंडर डिफरेंट स्ट्रेस। ठीक है, अब ये जो फ़्लो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास ये स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, और दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि एक तो ये स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और डिफरेंट स्ट्रेस के साथ इनका जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये एक सिंपल सी बात मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी। अब नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस एक फार्मासिस्ट के लिए क्या होती है।
फार्मासिस्ट के लिए जब हम कोई भी इमल्जन बना रहे हैं, हम कोई भी सस्पेंशन बना रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, ठीक है, तो उसकी फॉर्मुलेशन में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ इंजेक्शन की, ठीक है। अब एक इंजेक्शन है और फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या वो निडल में से पास कर पाएगा? नहीं, वो निडल में से पास नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा है। तो अब मैं यही बात बार बार कह रही हूँ, हमने सिर्फ उसको स्टोर नहीं कराना, वी हैव टू मेक इट अवेलेबल फॉर द पेशेंट। तो हमें उसकी विस्कोसिटी का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंजेक्शन में अगर हम वैसे देखते हैं तो ये तो निडल से ही पास नहीं करेगा कि वो बॉडी में जाए। तो इस तरीके से फ्लो प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद इसकी पैकेजिंग में और ये सब कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। एक हमने टैबलेट बनाई है, ठीक है, टैबलेट की कोटिंग भी होती है। तो हमने क्या किया कि हमने इसके ऊपर कोटिंग की, ठीक है। अब हमारी मेडिसिन ने, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जिसने जाके हमारी इंटेस्टाइन्स में जाके एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मेक इट लाइक दैट, आई होप दैट मेक सेंस। ओके, तो हमारी मेडिसिन ने इंटेस्टाइन्स में जाके एब्जॉर्ब होना था, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि इसकी कोटिंग ऐसी कर दी कि वो एब्जॉर्ब ही ना हो पाए। तो आप मुझे बताएं कि उसका थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होगा बॉडी पे? नहीं होगा, क्योंकि हमने कोटिंग गलत की है उसकी। तो दैट्स हाउ द फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंड्स और वेरी करती हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है, बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो, ताकि वो ब्लड में जा सके, ताकि वो डिज़ोल्व हो सके। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अब इसका इफेक्ट किस चीज़ पे होता है? पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी पे। पेशेंट मेडिसिन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। फिज़िकल स्टेबिलिटी पे, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे और उसकी एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अब हमने करना था, नेक्स्ट चीज़ हमने जो डिस्कस करनी है वो है हमारे पास जब हम फ्लो की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास दो सिस्टम आते हैं। एक है न्यूटोनियन और दूसरा है नॉन न्यूटोनियन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूटोनियन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेंथी हो जाता है तो हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द न्यूटोनियन सिस्टम। तो सिंपल इज़ दैट जो फ्लूइड या जो भी सिस्टम दैट आर एबल टू फॉलो द न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये फॉलो करते हैं, तो इन्हें हम न्यूटोनियन सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि अब ये लॉ कहता क्या है? अगर ये लॉ कहता है कि अगर विस्कोसिटी जो है, ठीक है, विस्कोसिटी को हम ज़्यादा कर देते हैं, हमने विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, तो इस विस्कोसिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्यों ज़्यादा रिक्वायर्ड है? ताकि हम लोग रेट ऑफ शेयर, सर्टेन रेट ऑफ शेयर को प्रोड्यूस करा सकें। अभी हम शेयर को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, बट इन शॉर्ट ये लॉ ये कहता है कि जब भी हमारे पास विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमें ज़्यादा देना पड़ता है ताकि हम एक सर्टेन रेट ऑफ शेयर को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास न्यूटोनियन सिस्टम को फॉलो करती हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाता है वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, कैस्टर ऑयल है, इथाइल अल्कोहल है। अब हम शेयर की बात करते हैं कि हमने शेयर प्रोड्यूस कराना है। अब शेयर क्या होता है? शेयर स्ट्रेस क्या होता है? अब एक तो हमारे पास होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक हमारे पास होता है
शेयर स्ट्रेस। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे नॉर्मल और शेयर में, तो हमें ये भी इजीली समझ आ जाएगा कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक केक है, ठीक है, और मैं इस केक को दरमियान में से कट करती हूँ, ठीक है। अब मैं जो शो करने लगी हूँ ना साइड, ये हमारे पास दो आ गई हैं साइड जो कट हुई हुई हैं। मैंने इनको खोल के और दो साइड बता दी हैं। अब मैंने यहाँ से छुरी रखी थी और इसको काटा था, ठीक हो गया। जो फोर्स यहाँ लग रही है, ये फोर्स एक नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है। बट हमारे पास एक फोर्स जो है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में भी लग रही है, जिसकी वजह से दो पीस हमारे पास सेपरेट हो गए। यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर नहीं थी, यहाँ पे फोर्स पैरेलल थी, ठीक है। तो अब ये जो येलो से मैंने रिप्रेजेंट किया इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स पैरेलल थी, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास पैरेलल होती है वो शेयर स्ट्रेस होता है, और जो परपेंडिकुलर होते हैं उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा था। हमने केक को कट किया, जो फोर्स यहाँ से लगी है ये हमारे पास कौन सी फोर्स थी, नॉर्मल स्ट्रेस था, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद जो हमने पैरेलल लगाई है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगी है, जिसकी वजह से दो एरिया हमारे पास, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ उसको, ठीक है। ये केक था, ठीक है, और हमने इसको ऊपर से स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये सेपरेट हो गया। दैट इज सिंपल। अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो फोर्स, अभी एक हाफ पीस है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फोर्स हमने यूं लगाई और इसको कट किया, जो परपेंडिकुलर थी फोर्स पर यूनिट एरिया, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वो एक नॉर्मल स्ट्रेस है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस, तो वो एक नॉर्मल स्ट्रेस है। बट जो फोर्स यहाँ पे लगी है इस एरिया पे केक के, और जो अब ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं थी, ये हमारे पास पैरेलल थी, जिसने केक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेस था। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शेयर स्ट्रेस। अच्छा, अब ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है और शेयर स्ट्रेस क्या है, तो अब शेयर स्ट्रेस भी समझ आ गया होगा। तो विस्कोसिटी बढ़ाने से फोर्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा लगानी पड़ती है, ताकि हमारे पास द रेट ऑफ शेयर कैन प्रोड्यूस, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास होता है शेयर स्ट्रेस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, और टॉ होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल। ये भी सिंपल सा था। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि जो डिफरेंस होता है विस्कोसिटी का दो लेयर्स के बीच में, उसको हम डी वी से शो करते हैं। ये क्या है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन टू लेयर्स, और डी आर जो होता है हमारे पास वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। दो लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, तो उसको हम डी आर से शो करते हैं। अच्छा, अब जो रेट है, जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस है, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डी वी बाई डी आर होता है। सिंपल था यहाँ तक, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन थी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ये डिफरेंस है विस्कोसिटी का दो लेयर्स के बीच में, और ये डिस्टेंस है दो लेयर्स के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हमने कहा, अब देखें ये नॉर्मल सी बात है कि जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टॉ, ठीक है। वो शेयर स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, क्या था, हाँ, जितना ज़्यादा रेट होगा शेयर स्ट्रेस का, ऑब्वियसली स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होगा, या जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा शेयर स्ट्रेस का रेट होगा। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे पास टॉ है उसकी वैल्यू होती है एफ बाई ए, हमने ऊपर डिस्कस किया था। उसके बाद जो जी है दैट इज़ डी वी बाई डी आर। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, एन, सॉरी इसको हम ईटा कहते हैं, इसका जो सिंबल है दैट इज़ लाइक एन, और इसको हम क्या कहते हैं, ईटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने सिंपली ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा डाल दी, तो हमें चाहिए तो ऐसे ही था। इसकी अब हम डालेंगे ना जब, तो FG/dV/dr एंड F/A, तो ये हमें रिक्वायर्ड था। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी सा। अच्छा, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सिंपली जब हमें रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफिकली, तो हम एक्स एक्सिस में लेते हैं शेयर स्ट्रेस को, ठीक है, और इधर हम लोग शेयर स्ट्रेस आ जाता है यहाँ, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिया, तो ये यहाँ से ओरिजिन से लाइन स्टार्ट होती है और लीनियर, ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि इसके इंक्रीज़ होने से ये इंक्रीज़ करेगा, तो एक लीनियर लाइन हमारे पास आ जाती है। सिंपल इज़ दैट। अब हम लोग विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है पॉइस, P। तो विस्कोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दो यूनिट होते हैं, पॉइस एंड सेंटी पॉइस। अब हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो हम लोग पॉइस की डेफिनेशन को डिस्कस करने लगे। अच्छा, अब हम डिफ़ाइन करने लगे थे पॉइस को, और अब मैंने ना ये सिर्फ अज्यूम करना है कि ये दो लिक्विड की लेयर है, ठीक है। इन दो लिक्विड की लेयर का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और इन्होंने जो एरिया कवर किया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक हो गया। तो अब जब हम पॉइस को डिफ़ाइन करते हैं ना, तो ये शेयरिंग फोर्स है जो कि हमें चाहिए, ठीक है। ये वो फोर्स, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये वो फोर्स है जो हमें चाहिए ताकि हम लोग वेलोसिटी प्रोड्यूस कर सकें। और वेलोसिटी हमने कितनी प्रोड्यूस करनी है, जैसे यूनिट को डिफ़ाइन करते हैं ना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हमें दो पैरेलल लेयर्स के बीच में चाहिए होती है, ठीक है। दैट आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, और इनका एरिया जो है वो हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इससे ज़्यादा आसान तरीके से ये डिफ़ाइन हो ही नहीं सकता, ठीक है। द फोर्स is defined as the shearing force that is required to displace two layers of the liquid 1 centimeter per second apart, नहीं, with the velocity of this, और इनके दरमियान में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है, इन्होंने एरिया जो कवर किया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन और द डेफिनेशन ऑफ पॉइस। इसके बाद सिर्फ 3 टर्मिनोलॉजीज़ रह गई हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइडिटी को, ठीक हो गया भाई, फ्लूइडिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल है, ऑब्वियस ही बात है, विस्कोसिटी का ये रेसिप्रोकल है। फ्लूइडिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, ठीक हो गया। तो जितनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी उतनी ही कम विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा करेंगे तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, तो इट्स जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई से, ठीक हो गया। और फाई जो है वो हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। तो ये एक हमने फ्लूइडिटी को भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी को और काइनेमेटिक वेलोसिटी को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी को। एब्सोल्यूट वेलोसिटी में हमारे पास ये होता है कि, अच्छा ये सिंपल सी है, ठीक है। ये हमें बताती है कि कितनी फोर्स हमें चाहिए ताकि हम लोग कांस्टेंट रेट पे फ्लो करा सकें किसी भी सब्सटेंस को। किसी भी सब्सटेंस को हमने क्या करना है, कांस्टेंट रेट पे फ्लो कराना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कांस्टेंट रेट में फ्लो कराना है किसी को भी, तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी, उसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट टर्मिनोलॉजी जो कि हमने डिस्कस करनी है वो है काइनेमेटिक वेलोसिटी। तो काइनेमेटिक वेलोसिटी हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि हमें एक लिक्विड कितना फास्ट फ्लो करेगा, जब हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो वो कितना फास्ट फ्लो करेगा। तो अच्छा,
हाउ इस मैं से फास्ट लिख देती हूँ, इस वर्ड से आपको याद आ जाएगा कि कितना फास्ट कोई भी लिक्विड कितना फास्ट कोई भी लिक्विड फ्लो करता है जब हम उसके ऊपर वेलोसिटी लगाते हैं। तो काइनेमेटिक को वेलोसिटी को शो करने के लिए हमारे पास ये आ जाता है SNST, जिसको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास सेंटी स्टॉक्स भी होते हैं, तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो लास्ट पे हमने 3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, उसमें हमारे पास थी फ्लूइडिटी, जो कि ये कहती है कि हमारे पास जो फ्लूइडिटी है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द विस्कोसिटी, और उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई जो होता है वो 1 बाय व्हाट इज़ दिस विस्कोसिटी, तो इसका रेसिप्रोकल है। फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी को हमने वेलोसिटी, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट्स विस्कोसिटी, दोनों जगह पे। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो विस्कोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रेट पे फ़्लो कितना है, फोर्स लगाने से कांस्टेंट रेट फ़्लो कितना है, हमें एब्सोल्यूट विस्कोसिटी से पता चलेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी से हमें ये पता चलता है कि कितना फास्ट कोई भी जो है हमारे पास सब्सटेंस है वो कितना फास्ट फ्लो करता है। उसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टॉक और सेंटी स्टॉक। दैट्स इट। I hope you like my video. If you like my video, please hit the like button and don't forget to subscribe.